नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। तो एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं होने वाला है? Oh, no! अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होने वाला है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और समझना होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि क्या देश के अंदर में लॉकडाउन लगने जा रहा है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल वाली घंटी दबा के हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो ये भी काम करें, और साथ ही साथ जितनी भी हमारी वीडियो है उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें और एक बार फिर हमारे साथ समझें कि लॉकडाउन क्यों दोबारा लगने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारे देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है और ये माहौल हमें याद दिलाता है उस समय की जब कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारत के बड़े बड़े नेता, विपक्ष सब राजनीतिक कार्यक्रमों में लगे हुए थे, यानी कि चुनावी रैलियों में लगे हुए थे। इस कदर चुनावी रैलियों का हुजूम उमड़ा पड़ा था कि कोरोना के केस किस तरीके से बढ़ रहे थे इसको भी नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे धीरे धीरे करके कोरोना का जो मामला है वो कितनी तेजी में सामने आया। मार्च की बात है, मार्च में जब कोरोना के केस पीक पे थे उस समय बंगाल में रैलियां चल रही थी। तमाम राजनीतिक दल जो है वो वहां पर आकर चुनावी रैलियां कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जिनके अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र सरकार और खास तौर से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, वो भी लगातार इस रैलियों में शामिल हो रहे थे और सबसे ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में करी हैं। आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे एक कहानी है। वो ये है कि किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि अचानक लाखों केस सामने आए और हमारे पास मेडिकल की कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण हमारे देश ने लगभग 35 लाख से ज्यादा लोगों को खो दिया। और मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि कैसे 50 लाख से ज्यादा का आंकड़ा हमारे देश में कोरोना की मौतों का है, लेकिन अभी तक ये आंकड़ा ऑफिशियल नहीं हुआ है। एक सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि इतना आंकड़ा अभी भी है, यानी कि हमने अपने देश के 50 लाख लोगों को खो दिया। और क्यों खोया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नेताओं ने लापरवाही करी। देखिए, आम लोगों पे तो ऑलरेडी जुर्माना है। Oh, no! आपका चालान कटा है अभी तक मास्क ना पहनने पर? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आपने कभी भी ये देखा है कि आपका तो चालान कट रहा है लेकिन उसी समय उसी जगह पर कोई वीवीआईपी जा रहा है तो वही कानून उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, लेकिन उनका कोई चालान नहीं कट रहा है। तो ये जो दोगलापन हमारे कानून में आ गया है, इसको भी हमें सुधारने की जरूरत है। हालांकि अब कई राज्य ऐसे हैं जो सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए इस बात को कि जब ओमिक्रॉन के केसेस हमारे देश में एक तेजी पकड़ चुके हैं, ऐसी तेजी कि वो सिर्फ एक ही दिन में दुगने हो जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मामला अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में 12,000 मामले आज क्रॉस कर चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड हो गया है। पश्चिम बंगाल में 6,000 मामले क्रॉस हो चुके हैं और दिल्ली में 4,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। यानी कि सीधी बात है कि ये कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा ऑलरेडी आ चुका है। अब जो राजनीतिक दल चुनावी रैलियों को करना चाहता है वो चुनावी रैलियां अभी भी कर रहा है, और चुनाव आयोग ने तो ये भी कह दिया है कि हमने तो बात करी थी चुनाव टालने की, लेकिन कोई एक नहीं, किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी हामी नहीं भरी है। यानी कि साफ सीधी बात है कि नेताओं को जनता से कोई लेना देना नहीं। ये जो घोषणाएं होती है ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए होती है।
फ्री दे देंगे, मुफ्त दे देंगे, यहां पर ये 1000 करोड़ का शिलान्यास हो गया, ये सब कुछ जो है चुनावी समय पे ही दिखाई देता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जनता भी इनके बहकावे में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि आप देखिए कि जब तक नेताओं पे नहीं बीतती तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन जैसे ही नेताओं के ऊपर आप बीती होने लगती है उनका एक्शन शुरू हो जाता है। आम जनता मरती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नेताओं को इतनी सी भी तकलीफ होती है तो वो शहर को, राज्य को पूरी तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी सिर्फ 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, अमृतसर में, पंजाब में बड़ी रैली करके आए हैं। वो लाखों की भीड़ में वहां पर लोगों के साथ में चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, कोविड नियमों का, प्रोटोकॉल का कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। और आज उन्होंने ट्वीट करके ये खबर दी कि मेरे अंदर में कोरोना के कुछ लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो दूर रहें, वो सावधानी बरतें, वो अपना चेकअप कराएं, वो अपना टेस्ट कराएं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज ही उन्होंने ट्वीट करके ये बताया और आज ही दिल्ली के अंदर में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, ये सब बंद करने का ऐलान हो गया। दफ्तर को 50% कैपेसिटी पे चलाने का ऐलान हो गया और वर्क फ्रॉम होम का ऐलान हो गया। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ व्यापार जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रहे थे वो अब फिर से नुकसान झेलना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं जिम की, सबसे ज़्यादा नुकसान जो कि जिम के भी मालिक हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को हुआ है। बड़े बड़े मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें रेंट पे ली गई हैं, लेकिन जब ये मना हो जाता है कि इनको बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए और लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो आप सोचिए कि रेंट देना तो बंद होता नहीं है, लेकिन उस व्यापारी को कितना नुकसान होता है, इसकी भरपाई कैसे होगी, इस बारे में कभी भी सरकार ने सोचा नहीं है। ऐसे ही बिहार के अंदर चलते हैं तो बिहार में देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन मांझी अपने पूरे परिवार के साथ में बिहार में आराम से चुनावी रैलियां कर रहे थे, चुनावी सभाएं कर रहे थे। अचानक से उनको कोरोना हो गया और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया। साथ ही जो सुरक्षा बल उनकी ड्यूटी में तैनात होते हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनको भी कोरोना हो गया। यानी कि कुल मिलाकर 18 से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो गया। आज ही दिल्ली में भाजपा के सांसद जो कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे थे, आज उन्होंने भी ट्वीट करके बताया, हम बात कर रहे हैं मनोज तिवारी की, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आज चुनावी रैली नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे लोग संपर्क में आए हैं वो टेस्ट कराएं और सावधानी बरतें। तो हर किसी को सावधानी बरतनी है जब कोरोना उनके ऊपर सवार हो जाता है। उससे पहले कोई ना सावधानी बरतता है, ना कोई जनता को सावधानी बरतने की हिदायत देता है और ना ही किसी तरीके के कोविड नियमों का पालन होता है। तो कुल मिलाकर यह है कि जनता को अब समझने की जरूरत है। आपको याद करना चाहिए वो लम्हा जब कोविड-19 की दूसरी लहर में, यानी कि कोरोना की दूसरी लहर में आप सड़कों पर घूम रहे थे। आपके इलाज के लिए, आपको ऑक्सीजन देने के लिए कोई आगे नहीं आया था। ये आप और हम ही थे जो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का सहारा बने थे। नहीं तो कोई सरकार, कोई नेता, कोई विपक्ष का नेता, कोई दिखाई नहीं दिया था। और आज वही लोग फिर से, जब कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा हो रहा है, तो वो फिर से चुनावी रैलियां संबोधित कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, भगदड़ मच रही है और कई जगह पर कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है। तो ये साफ साफ संकेत है
जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई थी वैसे ही कोरोना की तीसरी लहर आई है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में एक अंतर है कोरोना की दूसरी लहर से, वो ये कि कोरोना की तीसरी लहर में हमारे कई लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसका फायदा ये हो रहा है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां नहीं हो पा रही हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जैसा कि एम्स के कुछ डॉक्टरों ने भी बताया है। लेकिन ये तय नहीं है कि उनके ऊपर भी खतरा नहीं है। खतरा तो है, तो वैक्सीनेशन लगवा ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर खतरा नहीं है, खतरा तो है। इसलिए मास्क पहनिए। और ये भी एक अच्छी बात है कि कोरोना की दूसरी लहर में हमारे घर के बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं था। अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तैयार हो चुका है। कल से वो लगना भी शुरू हो गया। और अच्छी बात यह है कि एक दिन में 40 लाख बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है। और हम चाहते हैं कि ये आंकड़ा और बढ़े, घर से बच्चे बाहर आए, माँ बाप उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वो आगे आए और कोरोना का वैक्सीन लें, कोरोना का टीका लगवाएं, क्योंकि यही एक सुरक्षा कवच है। साथ ही साथ मास्क भी पहने, क्योंकि ये भी एक सुरक्षा कवच है। और दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं आप लोगों को कि हम यहां पर किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करते। हम जब भी बात करते हैं तो हम आम जनता की बात करते हैं। और ये मेरा जो वीडियो है ये भी उन्हीं जनता को समर्पित है जो जनता इस देश के लिए हमेशा से ही कुछ करती है, लेकिन बदले में उनको हमेशा से धोखा ही मिलता आया है। कभी किसी सरकार ने उनके लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनकी जान बच पाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी सुधारे, और जब खुद पर बीते तब वो काम ना करे, पहले से ही सावधानी बरते। और अगर आप देश के बड़े नेता हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप बिना मास्क के लोगों की भीड़ जुटाएंगे तो इसका सीधा सीधा असर हमारे देश पर पड़ेगा। और ये असर आपको याद होगा, कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, ये सीक्वेंस सब कुछ इन्हीं के थ्रू आता गया है, चाहे उसमें किसी भी तरीके की सभाएं हों। और मैं साफ लफ्ज़ों में ये बात कहता हूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी से नहीं डरता, और साफ लफ्ज़ों में ये कहता हूं कि कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त नमस्ते ट्रंप के थ्रू ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो फैला था। हम माने या ना माने, लेकिन हमने सीधा टारगेट तबलीगी जमात को कर दिया था। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई तो हमने चुनावी रैलियां करी, लेकिन तब हमने तबलीगी जमातों को नहीं कोसा और ना ही हमने उन राजनेताओं को कोसा जो रैलियां कर रहे थे। अब कोरोना की तीसरी लहर आई है और अब आज भी हम किसी को नहीं कोस रहे। आज भी कोई धर्म और कोई भी जाति नहीं कोसी जा रही। हालांकि जो केस है वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन हम कोस किसी को नहीं रहे। हम कोस किसको रहे हैं? जो आम जनता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप सावधानी बरतो तो भी आप झेलो, और आप नहीं बरतो तो भी आप झेलो। अगर आपने मास्क पहना है तो भी आपकी गलती है, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो भी आपकी गलती है। मतलब कुल मिलाकर आप मीडिया में देखो, नेशनल मीडिया जो चला रहा है इस समय, वो साफ तौर पर दिखा रहा है लोगों ने मास्क नहीं पहने, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग मार्केट में घूम रहे हैं, आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के तुरंत खत्म होने के बाद उन्हीं के चैनल पे उन्हीं के पत्रकार भीड़ के अंदर में बिना मास्क पहने गन्ना खाते हुए, कहीं पर मिठाइयां खाते हुए, खाना खाते हुए लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं 2022 में क्या होगा। तो ये हालत है हमारे देश के कुछ ऐसे रोल मॉडल्स की जो ये बताते हैं कि उनको आपकी जान से कोई लेना देना नहीं है, उनको टीआरपी चाहिए, उनको वोट चाहिए, बस। मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं भी जाएं मास्क पहने। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती मैं जानता हूं, लेकिन मास्क पहन सकते हैं, वो जरूर पहनिए।
दूसरी बात, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि आप वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि ये वाकई में एक सुरक्षा कवच है जो आपको और आपके परिवार को बचाए रखेगा। और बाकी अभी धीरे धीरे दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है। अभी देखना यह है कि और कितने राज्यों में लॉकडाउन की शुरुआत होती है। हालांकि नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू हो चुका है कई राज्यों में और इसके ऊपर कई लोगों ने हंसी भी उड़ाई है इसकी, और लोगों ने ही नहीं, कई सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट ने भी इसके ऊपर हंसी उड़ाते हुए कहा है कि रात में नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या होगा। आपने कर्फ्यू क्यों लगाया है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सरकार कदम उठा रही है, इसलिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि क्या ये नाइट कर्फ्यू ही लागू रहेगा या धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, तीसरी लहर जिसका अंदेशा जताया जा रहा है, वो जितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में या जल्द ही या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में लॉकडाउन लगाने की संभावना नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, ये भी हमें बताइए। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद लग सकता है, ये भी हमें बताइए। और एक बार फिर जाते जाते आपसे कहूंगा कि अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।